मित्रों नमस्कार। आज का हमारा विषय है किसान आंदोलन का भविष्य क्या है। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य है। हमारे देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो कि समाजवादी विचारधारा को मानती है। ऐसी अवस्था में अर्थव्यवस्था को बाजार की ताकतों के तहत लाने की कोशिश का जबरदस्त विरोध होना स्वाभाविक है। समाजवादी व्यवस्था के अनुसार पूंजीपति जनता को लूटने का काम करते हैं, अतः हम इसका घोर विरोध करते हैं। कृषि उत्पाद को भी बाजार की अर्थव्यवस्था के तहत लाने का जबरदस्त विरोध होना स्वाभाविक है, जो चल रहा है। केंद्रीय सरकार ने 20 सितंबर को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को बनाया। पहला, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020। दूसरा, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अधिनियम 2020। और तीसरा, अनिवार्य वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 कहे जाते हैं। ये सभी कानून बाजार व्यवस्था के अनुसार बनाए गए हैं। इन कानूनों से समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता को जो उसके हित का संरक्षण का आश्वासन मिला होता है, वो समाप्त हो जाता है। किसानों को ऐसा लगता है कि अब बाजार के बड़े खिलाड़ी उसे चूसने लगेंगे और किसान इसके खिलाफ हो जाते हैं। यही हालत इन 3 कृषि कानूनों की हुई है। पंजाब के किसान इस पुरानी अर्थव्यवस्था से बहुत समृद्ध हुए हैं। पुरानी अर्थव्यवस्था देश के अन्य प्रांतों के बनिस्पत पंजाब और हरियाणा प्रांत में ठीक से लागू की गई। यहाँ के किसानों को इसका पूरा फायदा भी मिला। इसलिए पंजाब और हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लगता है कि अगर यह व्यवस्था समाप्त हो गई, नई अर्थव्यवस्था आई, तो नए पूंजीपति किसानों को चूसने का काम करेंगे। किसानों के डर के कई कारण हैं, जैसे नई मंडी में किसी प्रकार के टैक्स का न लगाना, जिससे पुरानी मंडी जिनमें टैक्स लगता है नई मंडियों के आगे ठहर नहीं पाएंगी और किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अनुबंध में होने वाली गड़बड़ी को तय करने का जिम्मा राजस्व विभाग को दिया गया है। वास्तविकता यह है कि किसान आज सबसे ज्यादा राजस्व विभाग के अधिकारियों से परेशान है। गांव के ज्यादातर मुकदमे राजस्व विभाग के पटवारी और अन्य अधिकारियों के कारण ही होते हैं। अतः किसान को लगता है कि अगर राजस्व विभाग के अधिकारियों को ही अनुबंध को तय करने का जिम्मा मिला तो किसान लूट लिए जाएंगे। किसान खुलकर यह बात कह भी नहीं सकता है, क्योंकि राजस्व विभाग के अधिकारी ही भारतवर्ष के सभी ऊंची पदों पर विराजमान है। यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत इन तीनों बिलों को लेकर बहुत साफ थी, परंतु नौकरशाही जो कि पटवारी से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक की होती है, उन्होंने अपना खेल कर दिया। किसानों में डर का एक बहुत बड़ा माहौल तैयार कर दिया है। वास्तविकता यह है कि अगर यह तीनों कानून ढंग से बनाए जाते, चर्चा करके बनाए जाते, तो संभवतः भारतीय किसान के लिए इससे बड़ा वरदान कोई नहीं होता। यह भी सही है कि अंग्रेजी में छोड़कर अन्य भाषाओं में इंटरनेट में इन कानूनों की प्रतियां प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। नौकरशाहों ने जानबूझकर ऐसा किया है जिससे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं में इंटरनेट से कोई इन 3 कानूनों की प्रतियां न निकाल सके और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी को बदनामी मिले। जिन कानूनों से जनता को लाभ प्राप्त होना चाहिए था, किसान आज पूरी तरह से इन कानूनों के खिलाफ खड़ा है और दिल्ली घेरो आंदोलन का आज 28वां दिन है। मैंने इस संबंध में किसानों से भी चर्चा की। अधिकांश पढ़े लिखे किसानों ने कहा कि यह अत्यंत अच्छा कानून है। आप मनोज जी हैं? नमस्कार। वर्तमान में आप ढाना में कृषक हैं। आपके पास करीब 100 एकड़ के आसपास खेती है। इसकी ये पूरी खेती मजदूरों के सहायता से स्वयं करते हैं। आपके पीछे अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं, ये बड़ौदा के किसान हैं।
इनके पास भी करीब 50 एकड़ खेती है और ये भी स्वयं खेती करते हैं। मनोज जी ने एमए इकोनॉमिक्स में किया है। एमए इकोनॉमिक्स में किया है, उसके बाद खेती कर रहे हैं। और मशरूम कल्टीवेशन में मैंने यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी लिया हुआ है। आपने मशरूम कल्टीवेशन में यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिया है। मनोज जी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, नमस्कार, मैं मनोज दुबे हूँ। मैं ढाना ग्राम में निवास करता हूँ और मैंने एजुकेशन के बाद एमए किया। उसके बाद फिर खेती को मेरे पास थी तो उसको मैंने करना चालू किया है और करीब 25 साल हो गए मुझे खेती की शान करते हुए और बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। और जो भी नए इनपुट्स और जो भी नए टेक्निक्स होती हैं उसको अपना के मैं खेती कर रहा हूँ और फ़ायदेमंद तो है। कभी कभी प्राकृतिक रूप से कुछ परेशानी आ जाती हैं, वो ज़रूर हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तो उसमें भी हम लोगों को सरकार बहुत सहायता देती है, बीमा वगैरह जो दे रही है उससे बहुत हेल्प हो जाती है। पूर्णता तो नहीं हो पाती, लेकिन हाँ फिर भी एक आप किसान स्टेबल तो रह सकता है, इतना तो गवर्नमेंट कर रही है। और नई टेक्निक्स और नए जो गवर्नमेंट का जो है वैल्यू एडिशन करने का लिए जो प्रोसेस चला रही है या जो भी है वो सब हमें अपनाना है और वही हम लोग कर रहे हैं। उसी के माध्यम से हम लोग खेती कर रहे हैं और आज लगभग 25 साल हो गए मुझे किसानी करते हुए। मनोज जी, आप पहले किस बिल के बारे में बात करना चाहेंगे? 3 बिल हैं, इनमें किस बिल के बारे में आप पहले बात करना चाहेंगे? जहाँ तक अभी वर्तमान में जो अभी चल रहा है कृषि विधेयक बिल जो चल रहे हैं, तो इसके जो 3 बिल आए हैं तो वो किसान हितैषी ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसान अपना प्रोडक्ट या जो भी उत्पाद पैदा करता था उसकी वैल्यू, उसकी कीमत केवल व्यापारी और जो मिडिल मैन होते हैं वही तय करते थे और उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि वो अपने आपस में तय कर लेते थे और जो उन्होंने तय कर दिया उस पर किसान को देने को मजबूर होना पड़ता था। आज वर्तमान कंडीशन में आप देख सकते हैं कि गेहूँ 14-15 रुपये किलो बिक रहा है और कहीं कहीं तो उससे कम में बिक रहा है। मक्का इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ है 1100-1200 रुपये का है। धान की कीमत नहीं बढ़ पा रही है। तो ये अभी वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब व्यापारियों का, या अभी तो खैर कोविड का चला हुआ था, इसकी वजह से भी कुछ उनका जो उत्पाद है उनका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है या उसकी डिमांड नहीं है, इसकी वजह से उनकी कीमत कम है। और ये नए बिल की वजह से ये हो जाएगा, अभी हम केवल मंडी में बेचने के लिए मजबूर थे हम लोग किसान लोग। जो तय कीमत वहाँ होगी वही आपको देना पड़ेगा। इस नए बिल में पहली बार ये हो रहा है कि किसान धीरे धीरे करके, हम अगर चाहें कि एकदम उसमें परिवर्तन आ जाए कि यहाँ से बिजली का बटन दबाया और वहाँ पे बल्ब जल गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। उदाहरण के लिए मैं पुराना बताता हूँ, जैसे सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था राजीव गांधी के समय पे लाए थे और उसका भी बहुत विरोध हुआ था कि कई बेरोजगार हो जाएंगे और ऐसा होगा और वो होगा वो। लेकिन आज देखें तो हर व्यक्ति की जेब में कंप्यूटर है, कम से कम एक कंप्यूटर तो है मोबाइल के रूप में। तो आज वो कितना उपयोगी है। ये बिल जो वर्तमान में जो बिल आए हैं, ये किसान को अपनी उपज को कीमत खुद तय करने वाला बनाएंगे। हम अभी तक मंडी में बेचने को मजबूर थे, दूसरे राज्यों में जाके नहीं बेच पाते थे। अब आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं अपनी कीमत। जो इस एमएसपी पे जो लड़ाई चल रही है, एमएसपी पे सरकार से कहा जाता है कि आप एमएसपी पे खरीदें, तो ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है कि अभी मैं किसी एक अर्थशास्त्री का मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन होता है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए होता है अपने इंडिया में। और जितना प्रोडक्ट खेती से पैदा होता है, क्योंकि 65 से 70%, 72% हम लोग किसान हैं यहाँ पे इंडिया में, उस सबका सारी फसल का अगर प्रोडक्ट अगर एमएसपी पे खरीदा जाए तो उसमें लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए लगना है। अब 17.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे अगर पूरे प्रोडक्ट खरीदें और हमारा टैक्स कलेक्शन हो रहा है 16.5 लाख करोड़, तो ये अगर सारा टैक्स अगर केवल एमएसपी पे खरीदने में गवर्नमेंट लगा देगी, तो बाकी जो है सेना में खर्च करना है, आपको स्वास्थ्य में करना है, ट्रांसपोर्टेशन में करना है, और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, 20 रुपए का किलो का गेहूं खरीद के आपको 1 रुपये और 2 रुपये किलो में भी देना पड़ रहा है, मकान बन रहे हैं, ये हो रहा है, सारा पैसा कहाँ से आएगा? और अगर वो भी चालू करना है और एमएसपी भी पूरी वस्तुएं खरीदना है, तो हमको टैक्स तिगुना करना पड़ेगा। जब हम टैक्स तिगुना करेंगे तब जाके हम पूरा प्रोडक्ट, पूरे किसानों का प्रोडक्ट एमएसपी पे खरीद पाएंगे और बाकी जो कार्य चल रहे हैं वो सब हो पाएंगे। अभी वर्तमान में जो टैक्स है उसमें भी कई परेशानियां हैं, कई लोगों को परेशानी के टैक्स बहुत हैं, ये है, और तिगुना कर देंगे तब क्या स्थिति होगी? तो गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, वो सब नहीं कर सकती, उसको मार्केट में भी देना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से भी देना पड़ेगा। इनमें अब एमएसपी पे जो हो रहा है, ये कम मूल्य पे
बेचने वाली बात नहीं हो रही है। अभी इस बिल के द्वारा आप उतने मूल्य से मैक्सिमम पे कितना बेच सकते हो आप, ये वाली बात है, हमें उस पर फोकस करना है। इसके द्वारा हम अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमम पे बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जो इसमें दूसरे बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है उसके माध्यम से। नहीं, आपने कहा है अभी जी कि अभी ये बाहर, हम मंडी के बाहर नहीं बेच सकते, जी, लेकिन अभी भी तो किसान, यहाँ का किसान पंजाब में जाकर गेहूं बेचता है। कहाँ बेचता सर? उत्तर प्रदेश से काफी किसान जी। पंजाब जाते हैं और पंजाब की मंडियों में गेहूं बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको काफी अच्छा रेट मिलता है। रेट मिलता है, लेकिन कानूनी रूप से आप नहीं कर सकते हैं, नहीं, अभी तक नहीं कर सकते हैं। अभी तक आप कानूनी रूप से पूरे देश में कहीं भी बेच सकते थे, लेकिन हाँ। उसमें शर्त ये थी कि आप मंडी के अंदर ही केवल बेच सकते। हाँ, हर जिले में, हर शहर में, हर जगह पर जी जी, मंडियां और मंडियां बनी हुई थी, जी जी, उनमें से किसी एक में आप बेच सकते। हाँ। अब इसके अलावा ये होगा कि लोग बाग अपनी भी मंडी बना सकेंगे, मंडी अपनी बना सकेंगे, और जो जी 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 जी, लेकिन आप ये कैसे मानते हैं कि रिलायंस है या जो भी बड़ी कंपनियां आएंगी जी, वो किसान हित में जो है मूल्य निर्धारण करेंगे? अभी तो क्या है कि जैसे 500 खरीदार हैं जी, वो आपस में मिलकर के मूल्य निर्धारण करते हैं। जी, जब वो 10 के खरीदार होंगे, जी, जैसे कि आपका रिलायंस है और अडानी है या वॉलमार्ट है या जी, वगैरह वगैरह, जी 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 जी, तो वो तो आपस में बड़े आराम से मिल जाएंगे। नहीं सर, इसमें यह है कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इसमें सिस्टम आया, अभी तक भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो ही रही थी। भगाई से अपन देते थे, बटिया से देते थे, वो भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही थी ना, लेकिन वो कानूनी जमा नहीं था उसमें। अगर इसमें यह है कि आप उन्हीं कंपनियों से आप अपना रेट तय कर सकते हैं, और इसमें एक सबसे अच्छी सुविधा ये दे रखी है कि अगर उस रेट से कम में वो व्यापारी खरीदेगा जो आपका तय हो गया, केवल किसानों को ये करना है कि जो उनको क्वालिटी चाहिए वो हमें मेंटेन करना पड़ेगी। स्वाभाविक बात है, वो तो जो प्रोडक्ट लेगा या जो भी फैक्ट्री लगाए, जो भी कंपनी है, वो अपना जो भी माल तय करेगा, जो भी आपका वो होगा, वो माल उसको चाहिए। हम अगर वो क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं और वो उस रेट पे अगर वो कंपनी या व्यापारी नहीं लेता है, तो कानूनन रूप से किसान के लिए इसमें प्रावधान है कि वो उसके लिए एसडीएम के यहाँ या जो कोर्ट में जाके उसको आप केस कर सकते हो। और इसमें एक सुविधा ये है कि अगर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मूल्य तय हुआ है उससे अगर भाव ज़्यादा होता है और किसान इसमें से बाहर आना चाहता है, तो किसान जरूर बाहर आ सकता है इसमें, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है। और दूसरा ये है कि भैया इससे मंडियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही हैं। आपको अगर उनको नहीं देना है तो आप बिल्कुल ना दें। मंडियाँ ज्यों की त्यों रहेंगी और मंडियों में बिक्री रहेगी, और ये संभव ही नहीं है कि पूरी मंडियाँ ख़त्म हो जाएं। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि बाहर के जो मंडियाँ रहेंगी जी, जो नई मंडियाँ बनेंगी उनमें टैक्स नहीं लगेगा, और जो सरकारी मंडी है उसमें टैक्स लगता है। अच्छा, सरकारी मंडी तो समाप्त हो ही जाएगी। कैसे टैक्स? हालांकि इसको सरकार ने अभी जो इस मांग लोगों की थी, जी जी जी, उसमें सरकार ने कहा है कि जिस तरह से कि हम एपीएमसी की मंडियों में टैक्स लगाते हैं, जी जी जी, वैसे ही अगर राज्य सरकारें चाहें हाँ, तो बाहरी मंडियों पर भी टैक्स लगा सकती है। उन्होंने बोला। अभी कल ही जैसे शिवराज जी का वो आया है कि जो बाहर के जो व्यापारी रहेंगे उन पर भी टैक्स लगेगा, अभी वो आया है कल का। तो ये सब अपने हिसाब से एक कानूनी जमा में नहीं है। तो ये अभी हम लोग अभी क्या है, ये बिल अभी प्रारंभिक अवस्था में है, और अभी जैसे सरकार की और किसानों की बात चल रही है, तो जो भी इसमें वो है तो उसमें सुधार की गुंजाइश तो है ना, सुधार की गुंजाइश है। लेकिन अब ये जो वर्तमान में स्थिति, सरकार का सोचना जो है और कुछ किसानों का जो सोचना है, तो उसमें बेसिक अंतर क्या है, वो कह रहे हैं कि पूरे कानून आप वापस करें जो सिस्टम चला आ रहा है अभी तक, केवल और केवल। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, जो हम सुनने में आ रहा है और जो देख रहे हैं, कि जो 2.5% और जो 3% जो बीच का जो था, वो दलाली का जो था, मतलब या जो वो था, वो पैसा रुक रहा है, और वो जिनके पास नहीं मिलेगा या जिनका पैसा, जिनके बिजनेस का फर्क पड़ेगा, वो फायदा किसानों को और ग्राहकों को डायरेक्ट मिलेगा। आज अभी भी जो हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, उन्होंने 2 रुपये किलो का टमाटर खरीदा, सॉस बनाया, या आलू सस्ता खरीद के आज चिप्स के रूप में बाहर जा रहा है। अभी तक वो मंडी से 2 रुपये, किसान तो 2 रुपये में बेच रहा है, और वही अभी सब्जी का भी देख लो, 2 रुपये मंडी में बिकती है, बाहर आके 10 और 15 और 20 रुपये में सब्जी मिलती है। बीज का पैसा किसान कैसे पैदा कर रहा है, हम लोग जानते हैं, हम लोग किसान हैं, कैसे पैदा होता है, सांप बिच्छू से भी लड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और कैसे करके प्राकृतिक प्रकोप भी हम झेलते हैं। और उसके बाद लेकिन अब इस बिल के बाद आप डायरेक्ट आप उसको देंगे, मैन्युफैक्चरर को जब देंगे, तो जब मैन्युफैक्चरर को जो चीज़ आपसे 2 रुपये की खरीद के 8 रुपये में मिल रही थी, और वो उसका प्रोडक्ट बना के और अपना मैन्युफैक्चर उसको जो करके वो बेच रहा था और उसमें पैसे कमा रहा था, लेकिन अब आपका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट कंपनी से होगा, तो वो 2 रुपये के अगर आपको 6 रुपये भी मिलेंगे
और उसको भी 8 रुपए की जगह 6 रुपए में मिलेगा, उसको व्यापारी को भी, और आपको 2 के 6 रुपए मिलेंगे, तो किसान भी फायदे में रहेगा कि नहीं रहेगा? व्यापारी भी फायदे में रहेगा। जब व्यापारी को कम में मिलने लगेगा या सही चीज डायरेक्ट मिलेगी, और बीच की जो प्रोसेस है, दलाली है, टैक्स है, ये है वो है, सबसे उसको, और एक चेन जो घूम के जाता है प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट आप उससे लेंगे तो उसको भी सुविधाजनक रहेगा। जी, एक आरोप बराबर इस पे लग रहे हैं बिल पर जी, कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो बड़े बड़े वेयर हाउस बना रही हैं। हाँ, और वो ऐसा करेंगे कि उन वेयर हाउसों में जिस समय मतलब अनाज की पैदावार होती है जी, उस समय उस पैदावार को लेकर के उन वेयर हाउसों में वो रख लेंगे। जी, इसके बाद अगले सीजन में हाँ, जब फिर से अनाज पैदा होने की समय आती है, हाँ, उस समय वो फिर उसको बाहर निकालेंगे अपने गोदाम से। जी, उसका असर ये होगा कि जो अनाज की पैदावार है उसकी कीमत और कम हो जाएगी, फिर वो सस्ते में खरीदेंगे। ऐसा वो 2-3 साल करेंगे। हाँ, उसके बाद जो बड़े व्यापारी, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, वो बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जी, और उसके बाद वो फिर महंगे दामों में, सस्ते दामों में आप उनको बेचने के लिए बाध्य हो गए और बड़े दामों में, मतलब अच्छी दामों में वो बेचे। जी, नहीं, ठीक है। अब जैसे जाइलो जो इनके जो बना रहे हैं लोग, प्रोडक्ट को इकट्ठे करने के लिए जो बना रहे हैं, साइलो सिस्टम है जो, अभी क्या हो रहा था, अभी भी गवर्नमेंट खरीद रही है ना। हमारे पास अभी 3 वर्ष का हमारे पास गेहूं और मक्का और चावल अपने पास गवर्नमेंट के पास है। अगर 3 साल पर पैदावार नहीं हो रही तो हमारे पास गवर्नमेंट के पास है। अब कैसे, अभी भी आप देखते हैं कई जगह अनाज सड़ता है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है। ये तो उनने अपने हिसाब से करा है, ये बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं, जो अपने जो गोडाउन बना रहे हैं, वेयर हाउस बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो तो निश्चित तौर पे व्यापारी हैं। अगर वो प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी सुरक्षा तो करेंगे ही ना, तो वो खरीद रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं, वो जो प्रोडक्ट की जो बता रहे हैं, क्या डिमांड नहीं रहेगी क्या? केवल खरीद के रख लेंगे, उसका बीच में डिमांड नहीं रहेगी क्या? उसके प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, कब तक वो इकट्ठा करेंगे, कितना लागत लगाएंगे? ये तो फिर तो ऐसा है कि बुंदेलखंड में कहावत है कि ऐसा होगा कि वैसा होता, ये होता तो वो होता। मैं सीधी सीधे बताऊं कि जब बुंदेलखंड में कहावत है ना, बुआ की मूछें होती तो कक्का होता। ये कुछ नहीं है। व्यापारी हमारे देश के व्यापारी हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, वो सब अच्छी हैं। विदेशी कंपनियां जितनी आ रही हैं सब अच्छी हैं, और भारत का कोई व्यापारी अगर तैयार हो रहा है या कर रहा है, वो नहीं कर सकते हैं। वो आप विश्वास मान के चलें, और इतना विश्वास आपको करना पड़ेगा। हम केवल अगर नेगेटिव लेके ही चलें, किसी भी चीज़ पे नेगेटिव लेके चलेंगे, कुछ कभी न कभी, और आज जब ये कंडीशन है तो क्या किसान इतना कमज़ोर हो जाएगा क्या? बाद में जब होगा तो किसान कमज़ोर हो जाएगा क्या? और वो लोग जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो कभी भी, वो व्यापारी हैं, बिजनेस करके जानते हैं, वो जानते हैं। तो वो जब अभी भी उन लोगों का जो कभी भी ये लूटने की पोजीशन उसमें नहीं रहते हैं, और लूट के आप कभी भी ज़्यादा या किसानों को ज़्यादा परेशान करके या ज़्यादा सस्ता लेके ज़्यादा समय तक बिजनेस नहीं चल सकता। फिर आंदोलन और इससे खतरनाक खड़ा होगा। फिर सब किसान जब परेशान होगा, और जब आपको कम में खरीद के और जब दुगने तिगने में 4 गुने में जब मिलेगा प्रोडक्ट, तो फिर वापस से वही स्थिति, अराजक की स्थिति बनेगी। ये है कि इतना लंबा वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा परिवर्तन में है कि परिवर्तन से हमको लाभ प्राप्त करने की उम्मीद होनी चाहिए। हाँ, नहीं। और बगैर परिवर्तन के जो लाभ प्राप्त हो नहीं सकता। किसान के पास वो ताकत आना है। मैं इसमें इस बिल में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, किसान के पास अपने प्रोडक्ट की कीमत तय करने की ताकत आने वाली है। बिजनेस मैं परिवर्तन बता रहा हूं, परिवर्तन धीरे धीरे ही आएगा। 1994 में FDI आया था, उसका भी विरोध ये हुआ था, लेकिन वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था। हर चीज केवल सुधार के लिए ही होती है, और वो राजनीतिक बात तो नहीं है, लेकिन एक वर्तमान मुद्दे की बात करें अगर, तो ये मोदी जी का, जहाँ तक मैं कहूँ, मैं मोदी जी का ये इसको आप उसको ये न लेके कि मोदी का पक्ष ले रहा हूँ, या ये मोदी जी के पक्ष लेने वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी मंशा और उनकी कार्यशैली से हम इतना विश्वास तो कर सकते हैं कि वो देश हित के लिए करेंगे। विरोध है, विरोध का रूप कैसा भी हो सकता है, विरोध करना चाहिए। आपको कोई बात अगर नहीं आ रही है या कुछ है, आंदोलन करना चाहिए या उसका विरोध दर्ज करवाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य जहां इसमें वो होता है, तो वो उसमें भी कभी हमें सोचना चाहिए। किसानों को, हम लोगों को भी सोचने की, समझने की शक्ति है कि इसका उद्देश्य क्या है। हाँ, एक चीज और कही जा रही है लोगों के द्वारा जी, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी जी, उसमें जो अनुबंध बनेंगे, जी, उसमें ये कंपनियां अपने फायदे की चीजें खाली जोड़ देंगी, बाकी चीजें वो नहीं लिखेंगी। तो किसान ना करे ना। तो किसान चूंकि पढ़ा लिखा नहीं होता है इतना, जी, अनपढ़ होता है, आप हाँ, जैसे किसान तो बहुत कम मिलेंगे। जी, जी, तो वो कैसे पकड़ पाएगा? ये जो सिस्टम, जो नया कानून आ रहा है, तो जब भी जैसे आपने एक शब्द बोला ना कि किसान अनपढ़ होता है, ये होता है, वो उनको वही अनपढ़ से मतलब ये, उनको वही व्यापारी बनाने की वो प्रक्रिया है। ये हम केवल इसके लिए कि वो अनपढ़ है, तो उसके हिसाब से ही काम चलने दो। क्या हम उनको ट्रेन करके या नया सिस्टम करवा के उनको हम ट्रेन नहीं कर सकते क्या? ये तो परिवर्तन का है ना। अगर आपकी ही बात मान लिया जाए कि वो अनपढ़ है,
तो क्या उसको अनपढ़ ही रखा जाए क्या? आपका अनपढ़ से सेंस ये है कि वो बिजनेस नहीं जानता है या व्यापार नहीं करना जानता है। आज हर किसान आज एंड्रॉयड चला लेता है, वो नेट चला लेता है, सब कुछ कर लेता है। वो पहले हमारे टच के वो मोबाइल हुआ करते थे। एक उदाहरण बताता हूँ मैं, आज सब कुछ कर रहा है वो, हर अनपढ़ भी हो चाहे अंगूठा टेक भी हो, लेकिन वो मोबाइल का यूज़ जान रहा है। क्यों? क्योंकि वो आज चलते चलते ही आ गया है। ऐसे ही इसमें होगा, परिवर्तन तो निश्चित होना है, और हम किसान को अनपढ़ नहीं छोड़ सकते हैं। हम उसकी कमी का, अभी तक क्या हो रहा है, उसकी इसी कमी का फायदा उठाया जा रहा है। अभी तक इसी कमी का, जब आपके पास सिस्टम ये हो जाएगा कि आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे या डायरेक्ट आप उसके अपनी मार्केटिंग करें, पूरे इंडिया का आप मार्केट, आज हर मोदी जी ने अभी मोदी जी ने कहा है 10,000 आपको एफपी फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाना है 10,000 क्यों? अब इसमें जो बनेंगे, अब एक ग्रुप में कम से कम 1000 से 1200, 1500, 400, 200 किसान रहेंगे। ये एक जैसा क्लस्टर टाइप का बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट पैदा करेंगे। डायरेक्ट कंपनी से फिर आप बात करोगे, आपको अकेले बात नहीं करना है। ये मोदी जी ने बहुत पहले से तैयारी करी है। ये इसकी जो ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको वैल्यूएडिशन के लिए उन्होंने इतना पैसा दिया है, और इसके प्रोडक्शन के लिए, बागवानी के लिए, और ये सब क्यों करा जा रहा है? ये पूर्व तैयारी है उनकी कि आप उस हिसाब से तैयार करें और इस हिसाब से हों। फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए अभी आपको कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, कितना आप अपना ग्रुप बनाएं, यही तो किसानों को सिखाना है। अभी तक बिखरा हुआ है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। अभी तक उठाया जा रहा है किसानों का फायदा कि आप बिखरे हो, आप जानते नहीं हो। अभी क्या हो रहा था, मंडी में जा रहे थे आप लोग का, हम लोग क्या एक विरोध भी कर सकते थे क्या? अच्छा, एक बात बताइए जी, जब आप बता रहे हैं कि इससे इतना फायदा है, सब कुछ है जी, तो ये 3 लाख 4 लाख किसान वहां डले कैसे? नहीं साहब, 3 लाख 4 लाख, हाँ जो भी हैं, व्हाटएवर संख्या वाली बात नहीं, वो तो 1-1.5 लाख। मैंने आपको पहले बोला था कि कई तो उसमें किसान हैं, आज भ्रमित करना बहुत आसान है, किसी भी मुद्दे पे भ्रमित करना बहुत आसान है। और अभी भ्रमित कौन करेगा? अब जैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो मिडिल मैन थे, जिनके माध्यम से पूरे राज्य की खरीदी बिक्री होती थी और जिनको 2.5 से 3% मिलता था, जो कि अब उदाहरण के लिए पंजाब में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब जानते हैं, करीब 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए सालाना उनको केवल किसान का खरीद के गवर्नमेंट को देने का मिलता था। महाराष्ट्र में एक बड़े नेता की बच्ची है, वो उनके पास करोड़ों रुपए जाता है। और जो मिडिल मैन हैं, जो दलाल हैं, जो आपसे प्रोडक्ट खरीदा, उन्होंने दिया उनको, जो कि किसान की मेहनत का पैसा, व्यापारी तो अपना पेमेंट कर रहा है, व्यापारी जो जिसको देंगे वो जो, और उसके बाद अल्टीमेट जो कस्टमर है उसके बाद और महंगा मिलता है। प्रोड्यूसर किसान है, प्रोडक्ट पैदा करने वाला किसान है। यहाँ से कंपनी तक जाना है, एक चैनल के द्वारा जाएगा। जिस चैनल के द्वारा जाएगा, क्या सबका अपना प्रॉफिट नहीं होगा क्या? वही प्रोडक्ट जो यहाँ पर 1000 का बिका था, इस चैनल के माध्यम से जहाँ प्रोड्यूसर है उस तक वो जाके 2000 में पहुँचा या 1500 में पहुँचा, व्हाटएवर। किसान के पास 1000 का गया, उसके बाद 2000 का, फिर वो प्रोसेस करेगा, अपनी उसको क्वालिटी कंट्रोल करेगा, तो वो 2000 की चीज़ आपके पास 4000 और 3000 में पहुँचेगी। यही हो रहा ना। किसान यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा अभी, उसको मजबूर है, उसके अलावा कहाँ जाएगा वो देने? या तो लोकल वेंडर को या लोकल दुकानदार को या व्यापारी को देगा, तो वो जरूर 800 में खरीदेंगे। मार्केट में अगर 1000 की चीज़ है तो वो 800 में लेंगे, क्योंकि उनको भी 200 रुपये चाहिए। किसान यहाँ सफ़र करता है, और किसान का सफ़र होने का कारण ये है कि उसका अलग अलग होना, एकजुट नहीं होना। और ये अभी जो किसान आंदोलन ये हो रहा है, इसमें एक चीज़ मुझे सबसे बुरा लगा कि इतने संगठन ये हैं, ये, और जैसे अभी एक किसान नेता थे, उन्होंने कहा था कि सबकी, जितने भी संगठन हैं, सबकी जाँच होना चाहिए। केवल और केवल किसानों की अनभिज्ञता का, उनके भोलेपन का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और ये इसमें मैक्सिमम, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसमें किसान नहीं है, या मैं उन संगठनों को, सब पूरे संगठनों को बुरा भी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन जो ये बड़े बड़े व्यापारी थे, ये बड़े बड़े कमीशन जो जिनके मिल रहे थे, उनके कमीशन पे चोट हो रही है, वो इसको मैनेज करेंगे। आज आपके यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कुछ भी काम हो या कुछ भी बात होती है, या आपका व्यापार चल रहा है, तो आप कोशिश करोगे, अगर वो उस पर कुछ आघात आ रहा है या कुछ हो रहा है, जैसे अभी कहीं जाके अतिक्रमण हटते हैं या कुछ वो होता है, जैसे रोड बनती है या अतिक्रमण हटते हैं, उनका तो व्यापार चल रहा है ना, वो तो कितना विरोध करेंगे, जबकि काम अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका विरोध होगा, जितने दुकानदार होंगे सब विरोध करेंगे, लेकिन बाकी के लिए तो अच्छा हो रहा ना। ऐसे ही ये दुकानदार हैं, यही अतिक्रमणकारी तो नहीं कहना चाहिए, जो मिडिल मैन है ना, ये यही विरोध करवा रहे हैं और यही इसको मैनेज कर रहा है। अब समस्या यह है कि किसान आंदोलन, जो कि अब एक बहुत बड़ा
रूप ले लिया है कब समाप्त होगा। आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। इस कार्य के लिए मैंने भारतवर्ष की कुंडली तथा आप दर्शकों द्वारा प्राप्त 2 प्रश्नों की प्रश्न कुंडली बनाई। इन तीनों कुंडलियों की मदद से हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। पहला प्रश्न था कि क्या आंदोलनकारी जीतेंगे। यह कुंडली धनु लग्न की बनी है। लग्न में सूर्य और बुध हैं। दूसरे भाव में नीच के गुरु तथा अपनी ही राशि के शनि हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा है। चौथे भाव में मित्र राशि में मंगल है। छठे भाव में उच्च के राहु हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां भाव खाली है। 12वें भाव में उच्च के केतु एवं शुक्र विराजमान है। पूर्व में घटित घटनाओं की चर्चा हम विंशोत्तरी दशा के माध्यम से कर रहे हैं। विंशोत्तरी दशा के पहले मैंने ग्रहों के षटबल साधना की और पाया कि इस कुंडली में सबसे प्रभावकारी ग्रह मंगल है। उसके उपरांत चंद्रमा, फिर शनि, उसके उपरांत बुध है। इन चारों ग्रहों के बल एक से ऊपर होने के कारण अच्छे फल देंगे तथा बाकी सभी ग्रह खराब फल देंगे। गुरु की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में मंगल का प्रत्यांतर 26 मई 2020 से प्रारंभ हुआ तथा यह 14 जुलाई 2020 तक रहा। इसी दशा के बीच में 5 जून को किसान अध्यादेश पारित हुए। मंगल चौथे भाव में है जो जनता का भाव होता है और वो मित्र राशि में बैठा है। दसम भाव जो राज्य का भाव होता है उसको शत्रु दृष्टि से देख रहा है। पंचम भाव जो कि पुत्र पुत्रियों, पढ़ाई लिखाई तथा द्वादश भाव जो कि खर्चे का भाव है उसका स्वामी है। मंगल एकादश भाव अर्थात लाभ भाव को भी मित्र दृष्टि से देख रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अध्यादेश किसानों के लिए लाभकारी होगा, परंतु किसान राज्य को शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं। 12वां भाव जो कि खर्चे का भाव है उसमें भी यह वृद्धि करेगा। अपने नुकसान को देखते हुए पंजाब विधानसभा ने 28 अगस्त को केंद्र के इस अध्यादेश को रद्द कर दिया। अर्थात मंगल जो उग्र ग्रह है उसने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। गुरु की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में राहु का प्रत्यांतर 14 जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर 15 नवंबर 2020 तक रहा। इस दशा काल में हर तरफ किसानों के आंदोलन प्रारंभ हो गए। बृहस्पति की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में बृहस्पति का प्रत्यांतर 15 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। षटबल के अनुसार गुरु 5वें नंबर पर है और इसका बल 1 से कम है, अतः बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। इस कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में अपनी नीच राशि में है। इस प्रकार उसका बल काफी कमजोर हो जाता है, परंतु शनि के साथ बैठे होने के कारण नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव अर्थात बीमारी, मारपीट आदि के भाव पर भी है। अष्टम भाव अर्थात मृत्यु के भाव पर तथा दसम भाव अर्थात राज्य के भाव पर भी है। छठा भाव एवं दसम भाव पर इसकी दृष्टि शत्रु के रूप में है तथा अष्टम भाव पर इसकी दृष्टि उच्च की है। इस प्रकार कुछ समय राज्य शासन की तरफ से किसानों पर बल प्रयोग भी हुआ। गुरु की दृष्टि अष्टम अर्थात मृत्यु भाव पर है, जिसके कारण कुछ किसानों की मृत्यु भी हुई। हम आपको बता चुके हैं कि 15 नवंबर 2020 से गुरु की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यांतर दशा प्रारंभ हुई है, जिसके कारण आंदोलन तीव्र हुआ। 29 नवंबर 2020 से गुरु के प्रत्यांतर में शनि की सूक्ष्म दशा प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 दिसंबर 2020 तक थी। इससे यह आंदोलन उग्र हुआ तथा करीब 20 किसानों ने अपनी जान दे दी, परंतु शनि की सूक्ष्म दशा होने के कारण इस समय में शासन से वार्तालाप भी हुए। उसके बाद 17 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक गुरु की अंतर्दशा में, गुरु की प्रत्यांतर दशा में बुध की सूक्ष्म दशा प्रारंभ हो रही है। अतः इस दशा में केंद्र शासन की तरफ से किसानों से बहुत सारे वार्तालाप करने की कोशिश की जाएगी। बुध सूर्य के साथ लग्न में बैठा हुआ है और अस्त भी है, इसके कारण कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। सीधी सी बात है कि 2 जनवरी 2021 तक किसी प्रकार की संधि होने की संभावना नहीं है। 2 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 के बीच में गुरु की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, गुरु के प्रत्यांतर में केतु की सूक्ष्म दशा चलेगी। इस दशा में एक दूसरे के प्रति कंफ्यूजन ही बनेंगे, जिसके कारण यह आंदोलन और कठिन होगा।
8 जनवरी 2021 के बाद से लेकर 26 जनवरी 2021 तक का समय इस प्रश्न कुंडली के अनुसार शांत रहेगा, परंतु उसके बाद काफी कठिन समय आएगा तथा 1 फरवरी 2021 के बाद समझौता होने की उम्मीद जगेगी। इसके उपरांत 10 फरवरी 2021 से गुरु के प्रत्यांतर दशा में मंगल की सूक्ष्म दशा प्रारंभ होगी, जो कि 17 फरवरी 2021 तक है। इस दशा में मामला समाप्त के पास तक हो सकता है कि पहुंच जाए, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि समझौता हो ही जाएगा। अगर इस समय समझौता नहीं हुआ तो फिर जाकर मई में ही समझौता होगा। दूसरी प्रश्न कुंडली का प्रश्न था, किसान आंदोलन कब समाप्त होगा। यह प्रश्न कुंडली मकर लग्न की है। लग्न में चंद्रमा है, इसके दूसरे भाव में मंगल है, चौथे भाव में राहु है, 10वें भाव में केतु और शुक्र हैं, 11वें भाव में बुध और सूर्य हैं तथा 12वें भाव में शनि और गुरु हैं। कुंडली के अंदर चौथे भाव से जनता के बारे में देखा जाता है तथा 10वें भाव से राज्य के बारे में आकलन करते हैं। राज्य के बारे में आकलन के लिए सूर्य ग्रह का भी सहारा लिया जाता है। चौथे भाव में उच्च का राहु बैठा हुआ है, जो कि एक खतरनाक ग्रह माना जाता है। यह बताता है कि किसानों की योजना खतरनाक है। इस भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि 10वें भाव में बैठा हुआ है। यह बताता है कि राज्य जनता का हित चाह रहा है। 10वें भाव का स्वामी मंगल मित्र राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। राज्य को प्रतिनिधि देने वाला ग्रह सूर्य एकादश भाव में है। हम यह मानते हैं कि समस्या को हल होने में धन का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस प्रश्न कुंडली में षटबल के अनुसार सबसे बलिष्ठ ग्रह मंगल है तथा उसके उपरांत चंद्रमा, सूर्य और शनि आते हैं। अन्य ग्रहों का प्रभाव विपरीत होगा। केतु की महादशा में शुक्र के अंतर में मंगल का प्रत्यांतर 21 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होकर 16 फरवरी 2021 तक है। इस प्रकार इस कुंडली के अनुसार भी इस बीच में आंदोलन समाप्त हो सकता है। पहले प्रश्न कुंडली के अनुसार 10 फरवरी से 16 फरवरी तक के समय में आंदोलन समाप्त हो सकता है। हम यह कह सकते हैं कि यह आंदोलन 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2021 के बीच में आकर समाप्ति के पास हो सकता है और शायद समाप्त भी हो जाए। अगर इस समय यह आंदोलन किसी कारणवश समाप्त नहीं हुआ तो फिर 16 फरवरी के बाद यह आंदोलन हिंसक हो जाएगा, जो कि काफी दिनों तक हिंसक रहेगा। भारतवर्ष की कुंडली जो मैंने अपने शोध के अनुसार बनाई है, उसका विवरण पहले के वीडियो में दे चुका हूं। यह कुंडली कन्या लग्न की बनी हुई है। दूसरे भाव में गुरु, तीसरे भाव में केतु, 9वें भाव में राहु, 10वें भाव में मंगल, एकादश भाव में सूर्य, शुक्र, शनि, बुध और चंद्रमा है। इस कुंडली की षटबल साधना भी की गई, जिसके अनुसार सबसे बलिष्ठ ग्रह मंगल, उसके उपरांत शुक्र, उसके उपरांत बुध, फिर सूर्य है। अन्य ग्रह इस मामले में अच्छा करने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान समय में भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार मंगल की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में गुरु का प्रत्यांतर 20 दिसंबर 2020 से चल रहा है तथा यह 12 फरवरी 2021 तक रहेगा। इस अवधि में आंदोलन के शांत होने की कोई संभावना नहीं है। 12 फरवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच मंगल की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में बुध का प्रत्यांतर प्रारंभ हो रहा है। बुध की सूक्ष्म दशा 12 फरवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 तक है। बुध 10वें भाव का स्वामी है तथा यह एकादश भाव में बैठा हुआ है। अतः यह संभव है कि इस समय शासन सुलह वार्ता से कुछ हल निकाल ले। शासन को हल निकालने के लिए कुछ ऐसे आश्वासन देने पड़ेंगे जिससे पैसे का खर्च बढ़ेगा, जैसे एमएसपी, सभी फसलों पर लागू करना आदि। परंतु इस समय भारत की कुंडली में काल सर्प योग भी लगा है, जिसके कारण स्थितियां अत्यंत कठिन रहेंगी। तीनों कुंडलियों को देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसान आंदोलन 10 फरवरी से 20 फरवरी तक समाप्त होने की संभावना है, और अगर इस अवधि में यह समाप्त नहीं हुआ तो फिर यह 20 अप्रैल से 31 मई के बीच में समाप्त होगा। जय मां शारदा।